नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, हम आज पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे, चाहे वो सीटेट का हो या टेट का हो या एसएससी का हो या जो भी आप पुलिस या रेलवे किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स में जिसमें भी आपके एनवायरमेंट स्टडी आती है आपके सिलेबस में, उसमें बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न है, भौतिक पर्यावरण के किस घटक को जल, वायु और भूमि के संतुलन का आधार कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जीवमंडल, ऑप्शन बी स्थल मंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल और ऑप्शन डी जल मंडल। तो जल, वायु और भूमि के संतुलन का आधार किसे कहा जाता है? तो यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जीवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जल, जंगल और जमीन किस समुदाय की जीवन रेखा माने जाते हैं? ऑप्शन ए नगरवासी, ऑप्शन बी औद्योगिक मजदूर, ऑप्शन सी आदिवासी समुदाय और ऑप्शन डी कृषि वैज्ञानिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो जल, जंगल और जमीन किस समुदाय की जीवन रेखा है वो है आपका ऑप्शन सी आदिवासी समुदाय। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 3, जल संरक्षण तकनीक में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए क्योंकि यह वर्षा जल को व्यर्थ बहा देती है, ऑप्शन बी क्योंकि यह जल स्तर को पुनर्भरण करती है, ऑप्शन सी क्योंकि यह प्रदूषण बढ़ाती है, ऑप्शन डी क्योंकि यह मिट्टी सुखाती है। तो जो जल संरक्षण तकनीक में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग वो क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपका यह जल स्तर को पुनर्भरण करती है, यानी आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आप भी साथ में इसको प्रैक्टिस करते जाइए और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और जिससे आपको और अपना पता चल पाए कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है और हमें कितना और अभ्यास आगामी एग्ज़ाम्स के लिए करने हैं। आज के आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, वन कटाव के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे गंभीर प्रभाव कौन सा देखा जाता है? यानी वन कटाव का सबसे गंभीर प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन ए पक्षियों की संख्या बढ़ना, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला का असंतुलन, ऑप्शन सी मिट्टी की उपज बढ़ना और ऑप्शन डी वर्षा में अत्यधिक वृद्धि। तो जो सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे गंभीर जो प्रभाव देखा जाता है वो क्या होता है कि आपकी खाद्य श्रृंखला असंतुलित हो जाती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाई जाती है? बहुत ही बार पूछे जाने वाला एग्जाम क्वेश्चन है और हर एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा ही जाता है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल और ऑप्शन डी आयन मंडल। तो इसका सही जवाब जो है वो बिल्कुल रट डालिए, ओजोन गैस जो पाई जाती है वो हमेशा किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। तो इसका सही जवाब जो आएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किस प्रक्रिया के कारण भूजल स्तर में लगातार कमी आ रही है? ऑप्शन ए वनों में वृद्धि, ऑप्शन बी अत्यधिक नलकूप दोहन, ऑप्शन सी नदी संरक्षण और ऑप्शन डी जैविक खेती। तो आपको जाहिर सी बात है इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, क्योंकि बहुत मात्रा में हर घर में नलकूप हैं, समरसेबल हैं, जिससे बहुत ज़्यादा भूजल का क्या हो रहा है? दोहन हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अत्यधिक नलकूप दोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान की क्या भूमिका होती है? तो आपका ऑप्शन ए वन्य जीवों का शिकार, ऑप्शन बी उद्योग बढ़ाना, ऑप्शन सी प्राकृतिक आवास संरक्षित करना और ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। तो आपको बताना है जैव विविधता के संरक्षण में राष्ट्रीय उद्यान की क्या भूमिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि प्राकृतिक आवास संरक्षित करना। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आज आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो के नोट्स डाले जाएं वो आपको मिल सकें और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकें। तो आज के आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बच्चों में पर्यावरणीय अवधारणाएँ विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए सिर्फ प्रश्न उत्तर, ऑप्शन बी स्थानीय संसाधनों का अवलोकन और गतिविधियाँ, ऑप्शन सी रटन पद्धति, ऑप्शन डी कठोर अनुशासन। तो बच्चों में पर्यावरणीय अवधारणाएं विकसित करने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या है? आपका ऑप्शन बी स्थानीय जो संसाधनों का अवलोकन और गतिविधियां कराना, एक्टिविटीज़ कराना उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9, 3R सिद्धांत का क्या अर्थ क्या है? इन्वायरमेंट स्टडी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसको भी बिल्कुल रट डालिए आप लोग। 3R सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ऑप्शन बी रिप्लेस, रोल, रेज, ऑप्शन सी रिपेयर, रिमूव, रिटर्न, ऑप्शन डी रिड्यूस, रिपेयर एंड रीलोड। तो यहाँ पे जो 3R का जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। यानी कि किसी भी चीज़ को, यानी कचरा कम करना, उसको दोबारा इस्तेमाल में लाना और उसको रिसाइकिल करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भूगर्भिक समय में तापमान परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? आपका ऑप्शन ए बदले हुए मानसून चक्र, ऑप्शन बी महाद्वीपीय विस्थापन और ज्वालामुखीय गतिविधियां, ऑप्शन सी नदियों का सूखना, और ऑप्शन डी जल जो स्तर है का घटना। यहाँ पे सॉरी साथियों कर लें, जल स्तर का घटना। तो आपका यहाँ पे भूगर्भिक समय में तापमान परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है कि महाद्वीपीय विस्थापन और ज्वालामुखी गतिविधियां बहुत अत्यधिक हो रही हैं, तो इससे क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11, वनों के कटाव से किस गैस की मात्रा बढ़ती है? आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी हीलियम। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर वन अधिक मात्रा में कटते हैं तो सबसे ज़्यादा किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि पेड़ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन में लेते हैं। जब वो पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा कटाव रोकने हेतु सबसे प्रभावी उपाय? ऑप्शन ए समतल खेती, ऑप्शन बी झूम खेती, ऑप्शन सी सीढ़ी नुमा खेती और ऑप्शन डी अधिक चराई। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा कटाव अगर रोकना है तो उसका सबसे प्रभावी जो उपाय होता है वो क्या होता है? ऑप्शन सी सीढ़ी नुमा खेती। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक विद्यालयों में संसाधन संरक्षण हेतु प्रभावी तरीका? ऑप्शन ए सिर्फ पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी स्थानिक भ्रमण, प्रोजेक्ट व अवलोकन आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी कठिन प्रश्न देना और ऑप्शन डी लंबी परीक्षाएं। तो ये कई बार सीटेट एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन आपको साथियों। तो प्राथमिक विद्यालय में संसाधन संरक्षण हेतु प्रभावी तरीका क्या है? आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, स्थानिक भ्रमण, प्रोजेक्ट व अवलोकन आधारित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 14, जल चक्र में बादल बनने की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? ऑप्शन ए संघनन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी वृष्टि, ऑप्शन डी निक्षेपण। तो प्रक्रियाएं तो ये सभी होती हैं, लेकिन जो आपने इसे शुरुआत पूछा है उसने, तो जल चक्र में बादल बनने की शुरुआत किस प्रक्रिया से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 15, सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कैसे संभव है? ऑप्शन ए कोयला उत्पादन बढ़ाकर, ऑप्शन बी सौर पैनल एवं सोलर कुकिंग का उपयोग करके, ऑप्शन सी डीजल इंजन चलाकर, ऑप्शन डी रात में ऊर्जा संग्रह बढ़ाकर। तो इसका जो साथियों सही जवाब हो जाएगा कि सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कैसे संभव है, तो ऑप्शन बी सही होगा, सौर पैनल एवं सोलर कुकिंग का उपयोग करके। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर ऊर्जा संरक्षण कैसे विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन ए घरेलू गैस की खपत बढ़ाकर, ऑप्शन बी बिजली उपकरणों को लगातार चालू रखकर, ऑप्शन सी ऊर्जा बचत संबंधी परियोजना कार्य करवाकर, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक पर आधारित रटन से। तो उसका सही जवाब हो जाएगा जो प्राथमिक स्तर पर ऊर्जा संरक्षण कैसे विकसित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी ऊर्जा बचत संबंधी परियोजनाओं पर कार्य करवाकर, यानी उनको एक्टिविटी कराकर उनके बारे में उन्हें बताकर ऐसे किया जा सकता है। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में माइक्रोप्लास्टिक का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ताजी सब्जियां, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी बोतल बंद पानी, समुद्री खाद्य व प्रदूषित वायु, ऑप्शन डी अनाज। तो जो मानव शरीर में छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक चले जाते हैं उसका जो स्रोत है वो आपका क्या है? ऑप्शन सी बोतल बंद पानी, समुद्री खाद्य व प्रदूषित वायु। क्वेश्चन नंबर 18 आपका साथियों, किस प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट व भारी धातुएं भूमिका निभाती हैं? तो आपका ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी प्रकाश प्रदूषण, ऑप्शन डी तापीय प्रदूषण। तो किस प्रदूषण में औद्योगिक अपशिष्ट व भारी धातुएं भूमिका निभाती हैं? तो इसमें आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य? ऑप्शन ए रटन विकसित करवाना, ऑप्शन बी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता व समस्या समाधान कौशल, ऑप्शन सी परीक्षा में अंक बढ़ाना, ऑप्शन डी सिर्फ तथ्य याद करवाना। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य जो है वो ऑप्शन बी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता व समस्या समाधान कौशल, ये इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए मछलियाँ, ऑप्शन बी प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन सी घोंगे और ऑप्शन डी कछुए। तो जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती किससे होती? प्लवक से होती। छोटे छोटे क्या होते हैं? ये पौधे होते हैं जो तैरते रहते हैं, तो इनको फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं समझने का सर्वोत्तम तरीका? ऑप्शन ए स्थानीय समस्या आधारित परियोजना कार्य, ऑप्शन बी सिर्फ तथ्य याद करवाना, ऑप्शन सी लंबा होमवर्क, ऑप्शन डी कठोर दंड। तो स्कूल स्तर पर जो पर्यावरणीय समस्याएं समझाने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए स्थानीय समस्या आधारित परियोजना पर कार्य कराना।
क्वेश्चन नंबर 22, कंटूर खेती प्रभावी क्यों है? ऑप्शन ए, यह हवा की गति बढ़ाती है। ऑप्शन बी, यह ढलान पर जल बहाव की गति कम करती है। ऑप्शन सी, यह मिट्टी की गुणवत्ता घटाती है। और ऑप्शन डी, ये वर्षा को रोकती है। तो जो कंटूर खेती प्रभावी क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है आपका, यह ढलान पर जल बहाव की गति कम करती है। तो यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को जल प्रदूषण समझाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए, केवल पाठ पढ़ाना। ऑप्शन बी, चित्र दिखाकर चर्चा करवाना। ऑप्शन सी, स्थानीय नदी तालाब का निरीक्षण करवाना। और ऑप्शन डी, पाठ याद करवाना। तो बच्चों को अगर जल प्रदूषण समझाने का जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या है? स्थानीय नदी तालाब का निरीक्षण कराना और उन्हें दिखाना कि देखो ये कितनी प्रदूषित है और कैसे ये प्रदूषित हो रही है, ये सर्वोत्तम तरीका है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, स्थानीय नदी तालाब का निरीक्षण करवाना। क्वेश्चन नंबर 24, औसत तापमान में लगातार वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ग्लेशियर पिघलना। ऑप्शन बी, वैश्विक तापमान। ऑप्शन सी, तापीय प्रदूषण। ऑप्शन डी, ग्रीन प्रदूषण। तो जो औसत तापमान में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन बी, वैश्विक तापमान, यानी जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? ऑप्शन ए, कोयला। ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस। और ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। तो निम्न में नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो नवीकरणीय जो संसाधन है वो क्या है? ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन बी, मध्य एशिया के रेगिस्तान। ऑप्शन सी, टुंड्रा क्षेत्र। और ऑप्शन डी, मरुस्थल। तो किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है आपके ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, जलवायु को दीर्घकालिक रूप से प्रभावित करने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन ए, स्थानीय वायुमंडलीय हलचल। ऑप्शन बी, सौर विकिरण में परिवर्तन। ऑप्शन सी, जैविक निष्कासन। और ऑप्शन डी, जल चक्र का रुकना। तो जलवायु को दीर्घ रूप से प्रभावित करने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है आपकी साथियों? ये सौर विकिरण में परिवर्तन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो आपको क्या है, इसका मेन प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा, सौर विकिरण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 28, सतत कृषि में फसल चक्र क्यों उपयोगी है? ऑप्शन ए, उपज कम करने के लिए। ऑप्शन बी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने हेतु। ऑप्शन सी, मिट्टी में विषैले पदार्थ बढ़ाने हेतु। ऑप्शन डी, किसानों पर भार बढ़ाने हेतु। तो जो सतत कृषि में फसल चक्र क्यों उपयोगी है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, और आपका क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने हेतु क्या करते हैं? फसल चक्र, यानी कि हर बार फसल को बदलते रहते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता खराब नहीं होती है, बनी रहती है। तो इसी को कहते हैं कि सतत कृषि चक्र, फसल चक्र कहते हैं। जिससे क्या होता है, हर बार वही एक बार वही फसल नहीं बोना, यानी फसल को बदलते रहना, तो इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 29, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग। ऑप्शन बी, केवल आर्थिक वृद्धि। ऑप्शन सी, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर भविष्य के संसाधन सुरक्षित रखना। ऑप्शन डी, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना। तो जो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है वो है आपका ऑप्शन सी, वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर भविष्य के संसाधन सुरक्षित रखना। यही है सतत विकास का मुख्य उद्देश्य। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँच सके। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं, किस प्राकृतिक आपदा से सतह धंस जाती है? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी। ऑप्शन बी, भूस्खलन। ऑप्शन सी, भूकंप। और ऑप्शन डी, सुनामी। तो किस प्राकृतिक आपदा से सतह धंस जाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भूकंप से क्या होती है, सतह धंस जाती है। तो साथियों आज का आपका पर्यावरण अध्याय अभ्यास यहीं तक, आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हो गया। थैंक यू साथियों।